So next topic was Global Land Outlook Report. The theme was Land Restoration for Recovery and Resilience. ठीक है. So ये रिपोर्ट है, लैंड से रिलेटेड है, so अंदाजा लग जाना चाहिए यूएनसीसीडी ने निकाला है. ठीक है. So this was released by UNCCD. इस रिपोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या थी? Humans have transformed 70% of the Earth's land area from its natural state causing environmental degradation. ठीक है. So एक important fact है, हम लोग लिख सकते हैं environmental related जो भी issues आते हैं मेंस के अंदर, उसमें ये फैक्ट कोट कर सकते हैं. ठीक है. फिर मॉडर्न एग्रीकल्चर इज द मेजर फैक्टर फॉर डिग्रेडेशन लैंड. ठीक है. तो ये जो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर है वो एक मेजर कंपोनेंट है. तो आप इसके कंटेम्पररी या इसके कॉन्ट्ररी हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ते हैं, तो वो थोड़ा बेनिफिशियल होता है, तो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेटली 69 gigaton of carbon emissions from 2015 to 2050 but due to land use change and soil degradation. ठीक है. सो ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी होता है अगर हम लोग लैंड को डिग्रेड कर रहे हैं, तो जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एबिलिटी होती है लैंड की वो खत्म हो जाती है. ठीक है. सो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए याद रखना. मेंस के पर्सपेक्टिव से ये पॉइंटर्स काफी काम आ सकते हैं. फर्दर, अप टू 40% ऑफ प्लैनेट्स लैंड इज डिग्रेडेड, डायरेक्टली अफेक्टिंग हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी. इफेक्ट ऑफ ग्लोबल जीडीपी. ठीक है. तो हमने कल के सेशन में शायद सेव द सॉइल वाला मूवमेंट की बात किया था, और ऊपर हमने एक सॉइल रिलेटेड पूरा रिपोर्ट भी पढ़ा था. ठीक है. सो अगेन उसी लाइन में कंटिन्यू ये रिपोर्ट को भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. अब इसमें जो मेजर्स रिकमेंड किए गए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. मेंस पर्सपेक्टिव से अगर क्वेश्चन आता है कि क्या मेजर्स है, कैसे आप रिक्लेम कर सकते हो लैंड को, तो उसमें आप ये चीजें लिख सकते हो. पहला है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, जहाँ पे लो और नो टिल. टिलिंग क्या होता है? टिलिंग मतलब हिंदी में जैसे बोलते हैं ना, जुताई करना, कि आप बेसिकली सीड डालने के लिए लैंड को मूव कर रहे हो. ठीक है. तो वो आप अगर नहीं करोगे तो सॉइल का जो माइक्रो क्लाइमेट है वो सस्टेन रहेगा और ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट नहीं हो पाएगा. सो इसके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हो, सिल्वो पैसिव कर सकते हो, इम्प्रूव ग्रेजिंग मैनेजमेंट कर सकते हो, ग्रासलैंड रिहेबिलिटेशन कर सकते हो, फॉरेस्ट प्लांटेशन कर सकते हो. ठीक है. So if the land restoration is done, crop yield would increase by 5 to 10% in most developing countries. तो इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे फूड की वजह से इन्फ्लेशन इतना शूट अप कर जाता है, वहां पे अगर हम लैंड रिस्टोर करते हैं तो इट कुड इमेंसली हेल्प अस. नेक्स्ट, कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट, अचीविंग लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी. सो ये एलडीएन कई बार आता है न्यूज के अंदर, तो अपने पता होना चाहिए लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी क्या है. So, according to UNCCD, it's a state whereby the amount of quality of land resources necessary to support ecosystem functions and services and enhance the food security remains stable or increase with specified temporal and spatial scales and ecosystem. तो ये एक अच्छा स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इसको कहीं आप अपने नोट्स वगैरह में लिख सकते हो, आगे कभी काम आ सकता है. जैसे कार्बन न्यूट्रलिटी की हम लोग बात करते हैं, वैसे लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी क्या होती है वो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है यूएनसीसीडी ने. ठीक है. तो एक अच्छा वैल्यू एडिशन हो सकता है. नेक्स्ट चलते हैं, हार्नेसिंग फॉर्म्स ऑफ कैपिटल फॉर लैंड रिस्टोरेशन. तो एक बहुत ही अच्छा इंफोग्राफिक है, अगेन मेंस में इस्तेमाल हो सकता है. तो इन्होंने बेसिकली क्या किया, चार ये सर्कल से ये वेन डायग्राम्स बनाए. ह्यूमन कैपिटल है, सोशल कैपिटल है और फाइनेंशियल कैपिटल है. ठीक है. अगर ये तीनों आ जाए साथ में, ठीक है, अगर हम तीनों को हेल्प कर पाए तो ये लैंड बेस्ड नेचुरल कैपिटल बन जाएगा. ठीक है. सो इफेक्ट क्या हो सकते हैं ह्यूमन कैपिटल पे? तो हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, नॉलेज एंड स्किल, कैपेसिटी टू वर्क एंड टू अडॉप्ट. ठीक है. नेक्स्ट, सोशल कैपिटल में इंक्लूसिव गवर्नेंस, टेन्योर, सिक्योरिटी, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सर्विसेज, ट्रस्टेड नेटवर्क फॉर कलेक्टिव एक्शन. फिर है फाइनेंस कैपिटल, तो यहाँ कैश एसेट्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड फिलैंथ्रोपी. ठीक है. इन सब का हम लोग इस्तेमाल करके इंश्योर कर सकते हैं लैंड न्यूट्रलिटी या लैंड बेस्ड नेचुरल कैपिटल को एनहेंस करने में. ठीक है. सो ये स्टेक होल्डर अप्रोच है इसके अंदर, जो कि इनकॉर्पोरेट या शो किया गया है थ्रू वेन डायग्राम. ठीक है. तो ये वाला देख लेना, अच्छा इन्फोग्राफिक है. नेक्स्ट पे चलते हैं, नाइट्रोजन लेवल्स ऑन डिक्लाइन. So as per a new study, the imbalance in nitrogen availability has been reported across
some places having access or others a shortage. तो नाइट्रोजन क्या है, एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी में। जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बनते हैं और अमीनो एसिड नाइट्रोजन के ही कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। सो इनफैक्ट हमारा जितना भी डीएनए हो गया, जितने भी एनर्जी मॉलिक्यूल्स है, सब में कहीं ना कहीं नाइट्रोजन का रोल रहता है, ठीक है। So when excessive nitrogen accumulate in the stream, inland lakes, coastal water bodies, it result into eutrophication. और यूट्रॉफिकेशन से क्या होता है, हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स हो जाते हैं, डेड जोन बन जाता है। कोई डिफाइन कर सकता है व्हाट इज डेड जोन, क्या होता है डेड जोन? एवन। सो डेड जोन कुछ नहीं होता, ऐसा एरिया जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो गई है, ठीक है। इट्स वेरी लो और नियर टू जीरो, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में नो ऑर्गेनिक या नो ऑर्गेनिज्म कैन सस्टेन इटसेल्फ, ठीक है। एटलीस्ट एरोबिक जो है वो तो सस्टेन नहीं कर सकते। सो दे एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाता है ऐसे एरियाज में। सो मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन द एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर एंड जियोस्फेयर इन डिफरेंट फॉर्म इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। सो आई होप इकोलॉजी में पढ़ाई होगा नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। सो इसका जो मूवमेंट है तीनों स्पेयर्स के तीनों स्पेयर्स में, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, बायोस्फेयर हो या जियोस्फेयर हो, ठीक है। तो इन तीनों के अंदर, या लिथोस्फेयर बोल दो इसको, जियोस्फेयर को, तो इन तीनों के अक्रॉस जो मूवमेंट होता है उसी को नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो डायग्राम से थोड़ा सा ये देख लो, नाइट्रोजन इन एयर, ठीक है। ये किस तरीके से मिट्टी के अंदर जा सकता है? इट कुड बी थ्रू लाइटनिंग। लाइटनिंग होती है तो नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है और डायरेक्टली फिर प्लांट्स उसको कंज्यूम कर सकते हैं। या दूसरा प्रोसेस क्या होता है, कई प्लांट्स होते हैं जैसे लेग्यूमिनस प्लांट है, तो उनके रूट्स के अंदर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, फ्री नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करते हैं अमोनिया के अंदर बाय द प्रोसेस कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। और फिर उस अमोनिया से नाइट्रेट्स बनते हैं, ठीक है, नाइट्राइट और नाइट्रेट्स, जो कि डायरेक्टली हमारे प्लांट जो है सिमुलेट कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ के अंदर, ठीक है। और फिर जैसे वो प्लांट्स डिकम्पोज हो जाते हैं या फिर बर्न हो जाते हैं, ठीक है, तो वो वापस नाइट्रोजन जो है वो फ्री हो जाती है, ठीक है। इसी के अलावा कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी है, जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया नाइट्रेट्स के अंदर, वैसे ही कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि ये नाइट्रेट्स को वापस फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। So that's how this nitrogen cycle works across the three different spheres. All right, next पे चलते हैं। World Bank published carbon revenues from international shipping reports. So report explored options for implementing carbon pricing in shipping industry and how carbon revenues could be used to enable energy transition, ठीक है। So जैसा हमने कार्बन क्रेडिट पढ़ा था कल भी क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर, और फिर उसको हम पेरिस एग्रीमेंट के अंदर ला रहे हैं, उसी लाइंस पे हम लोग जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसमें भी हम इंश्योर करें कि इनसे जो ट्रेड कार्बन क्रेडिट है या कार्बन प्राइसिंग से हम लोग एक एनर्जी ट्रांजिशन को एनफोर्स कर सकें, ठीक है। तो मैरीटाइम इंडस्ट्री अकाउंट फॉर 70% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 80%, सॉरी ये 70% है बाय वैल्यू और 80% है बाय वॉल्यूम, ठीक है। सो उस सेंस में इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 2.5% ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है। हमने कई सारे प्रोटोकॉल्स देखे थे इसके रिगार्डिंग कि हम बनाना चाह रहे हैं ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स, जहां पे जितने भी शिप्स हैं वो उनका कार्बन फुटप्रिंट है वो कम हो, ठीक है। तो इसी लाइंस में आईएमओ, विच इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, यूएन एजेंसी, is considering measures to meet the targets of initial greenhouse gas strategy and aims to cut greenhouse gas emission from ships by at least 50%, ठीक है, from 2008 level by 2050, ठीक है। So next carbon pricing है either in the form of carbon levy or by capping GHG emissions and allowing operators to buy trade emission allowances could boost the revenues as well as green transition of the sector, ठीक है। सो बेसिकली कार्बन प्राइसिंग को हम कमोडिफाई कर दें, जैसे हमने कार्बन क्रेडिट्स के केस में किया, तो उसी लाइन में अगर हम यहाँ पे भी उसको कमोडिफाई कर देंगे तो बेसिकली ये रेवेन्यू को बूस्ट करेगा और ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ लोगों को ज्यादा इंसेंटिवाइज करेगा, ठीक है। बेनिफिट क्या है कार्बन प्राइसिंग का? बल्क ऑफ द रेवेन्यू कुड बी एलोकेटेड टू कंट्रीज
with lower ability to address climate change or shipping emission. This could help in decarbonization of shipping industry by supporting a zero carbon vessel, zero carbon fuel, etc. Improving overall resilience of maritime ports suffering from climate induced extreme weather events, congestion, poor digitalization, etc. ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर हम ये कार्बन प्राइसिंग इनकॉर्पोरेट करें शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर. ठीक है, सो ये था इसके बारे में. वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट पब्लिश की थी, इससे इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट चलते हैं. ट्रेम स्टेज 4 emission norms. So center may again defer the implementation of TREM stage 4 emission norms. तो अब ये TREM है क्या? तो TREM जो norms है, these are applicable to tractors. ठीक है, व्हीकल्स के लिए हम जैसे भारत emission norms पढ़ते हैं, उसी लाइंस पे ट्रैक्टर्स के लिए भी emission norms बनाए जा रहे हैं. ठीक है, सो बस इतना ही याद रख लेना, बाकी ऐसा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर कि कितना कितना नॉर्म है. इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हम करंटली कौन सा भारत स्टेज यूज करें तो बता सकता है? विच भारत स्टेज वी आर यूजिंग? हाँ, करेक्ट, भारत स्टेज 6 हम लोग यूज करें एंड वी डायरेक्टली जंप फ्रॉम स्टेज 4 टू स्टेज 6. हमने फिफ्थ वाला लाया ही नहीं ऑपरेशन में, तो उस सेंस में थोड़ा सा याद रखना. ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट इज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत. ठीक है, तो पाली इन जम्मू बिकेम इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत. ठीक है, कार्बन न्यूट्रलिटी जैसा भी हमने लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी पढ़ा था कि बिल्कुल कोई सस्टेन पीरियड के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि कोई डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है. ठीक है, वैसे ही कार्बन न्यूट्रलिटी मतलब वैसे ही कार्बन न्यूट्रलिटी जो होता है वो एमिटिंग कार्बन और कार्बन एमिशन और कार्बन एब्जॉर्प्शन दोनों इक्विवेलेंट होता है. ठीक है, तो बेसिकली कार्बन सिंक बन जाएगा वो चीज रादर देन अ कार्बन सोर्स. नहीं होता है कार्बन न्यूट्रलिटी. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. स्टील स्लैग रोड. ठीक है, तो ये कई बार ये स्टील स्लैग से रिलेटेड या कॉपर स्लैग से रिलेटेड क्वेश्चन ना यूपीएससी ने प्री के अंदर पूछा हुआ है. ठीक है, तो ये वेस्ट मटेरियल या सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है. तो सूरत हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू गेट अ प्रोसेस स्टील स्लैग इंडस्ट्रियल रोड. Steel slag is a byproduct of steel making and is produced during the separation of molten steel from impurities in the steel making furnaces. ठीक है, सो slag कभी भी वर्ड इस्तेमाल हो तो समझ जाना वो किसी प्रोसेस के अंदर एक बाय प्रोडक्ट निकला है. ठीक है, सो वही स्टील स्लैग के केस में जब भी स्टील प्रोड्यूस करते हैं कुछ स्लैग प्रोड्यूस होता है. यानी कोई भी मेटल आप प्रोड्यूस कर रहे हो ना तो उसमें कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट निकलता है या वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है जो मेन मेटल के साथ चिपक जाता है, तो वो जनरली स्लैग होता है. एंड स्लैग को हम लोग बहुत सारी और एक्टिविटीज में यूज कर सकते हैं. लाइक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इससे रिड्यूस हो सकता है, 30% चीपर हो सकता है, लेस थिकर हो सकता है, मोर ड्यूरेबल हो सकता है, लोअर कार्बन फुटप्रिंट्स देन रोड बिल्ड यूजिंग नेचुरल एग्रीगेट्स. फर्दर अदर एरियाज वेयर द स्टील slag can be used agriculture sector due to its ability to correct soil acidity as silicate fertilizer that can provide silicon to plants in मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट टू ट्रीट एसिडिक वाटर. ठीक है, तो ये इतनी सारी एप्लीकेशन है. पॉल्यूशन कह सकते हो वैसे तो स्टील स्लैग को, बट इट कैन बी यूज टू अदर प्रोडक्टिव यूजेस. ठीक है, तो एनवायरमेंट का स्पेशली ये पार्ट यूपीएससी ने कई बार पूछा हुआ है. ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना स्टील स्लैग के बारे में, यूजेस के बारे में. नेक्स्ट चलते हैं. मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज. So, Union Ministry of Science and Tech has recently launched the mission integrated biorefineries to accelerate clean energy through public-private alliances. ठीक है, so इसके अंदर कर क्या रहे हैं? Under mission innovation with the goal of replacing 10% fossil fuel-based fuels, chemicals and materials with bio-based alternatives by 2030. So this is the 6th mission launched by the mission innovation. Other mission included launch are clean hydrogen, green power future, zero emission shipping, carbon dioxide removal and urban transition. ठीक है, सो ये सब मिशन पहले हम लोग मिशन इनोवेशन के अंडर लॉन्च कर चुके हैं. अब इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी मिशन विल सपोर्ट
development and commercialization of bio-based fuels, chemicals and materials, de-risking new and emerging technology while improving the cost competitiveness of bio-based alternative, notably biofuel. ये मिशन इनोवेशन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये जो मिशन था दिस वाज लॉन्च्ड अलोंगसाइड द पेरिस एग्रीमेंट इन 2015. तो पेरिस में लॉन्च हुआ था ये, ठीक है. और अभी इसका सेकंड फेज जो है वो शुरू हो गया 2021 में. अब मिशन इनोवेशन में हम कर क्या रहे हैं, तो वी आर ट्राइंग टू इंसेंटिवाइज कैटालिटिक एक्शन टुवर्ड्स मोर ग्रीन टेक्नोलॉजी, ठीक है. तो ग्रीन टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन फास्टर हो, उसके लिए मिशन इनोवेशन लॉन्च किया गया था. तो इट कंसिस्ट ऑफ 20 countries and EU. इंडिया इज ऑल्सो अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस मिशन. सो एक इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं, ठीक है. तो वो देख लेना. और इसी लाइंस में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने बायो रिफाइनरीज को लॉन्च करने की बात की गई है. तो ये था इसके अंदर. नेक्स्ट पे चलते हैं. क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल, so CEM, India is hosting the Clean Energy Ministerial Senior Officials Meeting. So discussion on topics like energy transition, clean power, green steel, hydrogen has been held as part of the meeting. CEM is a high-level global forum of 29 member countries to promote policies, programs, and to advance clean energy technology through sharing of knowledge and best practices. Next, it brings together world's leading economies, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनीज टू एक्सेलरेट क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस, ठीक है. तो एक बेसिक ग्रुपिंग बोल सकते हो, ठीक है, अभी करी गई है रिसेंटली. नेक्स्ट चलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन. सो ऑयल इंडिया लिमिटेड, विच इज अ गवर्नमेंट PSU, हैज कमीशन इंडिया फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन असम. तो कोई बता सकता है हाउ ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस? कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये चीज, कैसे प्रोड्यूस होता है ग्रीन हाइड्रोजन. Electrolysis of water, maybe, not sure. मतलब वो तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है उस प्रोसेस से, लेकिन हाउ इज ग्रीन हाइड्रोजन डिफरेंट फ्रॉम अदर वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन? तो ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस बाय रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है. आप रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करो, एंड जैसे अभी बताया कि इलेक्ट्रोलिसिस करना होता है वाटर का, ठीक है. तो उस इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लानी पड़ेगी ना कहीं से. So that electricity is coming from green energy, ठीक है, या renewable energy. तो उससे हम लोग प्रोड्यूस करें. That's why the name is given as green hydrogen. अगर वहीं लेट्स से आप कार्बन या कोई फॉसिल फ्यूल को बर्न करके कर रहे होते, वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते, देन इट वुड हैव कंसीडर्ड टू बी एज अ ग्रे हाइड्रोजन, ठीक है. तो ये डिफरेंस अपने को पता होना चाहिए. सो अभी गवर्नमेंट काफी फोकस कर रही है. एक हमारे पास नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी है, ठीक है. सो उस सेंस में काफी गवर्नमेंट का फोकस है इस चीज पे, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना इस पूरे प्रोसेस के बारे में. नेक्स्ट, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. सो UN has released global assessment report on disaster risk reduction 2022, GARDRR 2022, Our World at Risk, Transforming Governance for a Resilient Future, ठीक है. तो UN ने रिलीज किया है, असेसमेंट है कि कितना डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हम लोगों ने अभी तक किया है. So it builds on the analysis of UN mandated SDG on increased gender-based violence in disasters. So GAR is published biannually by the UN Office for Disaster Risk Reduction, ठीक है. So एक यूनिक चीज इसमें क्या रही कि हम लोगों ने डिजास्टर को जेंडर बेस्ड वायलेंस से भी लिंक कर दिया, ठीक है. जहां पे भी इस टाइप के डिजास्टर हैं वहां पे हम देखते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लीड्स टू सोशल इंस्टेबिलिटी. सोशल इंस्टेबिलिटी ज्यादातर इट कम्स डाउन टू और बॉइल्स डाउन टू प्रोसिक्यूशन और वायलेंस अगेंस्ट द मार्जिनलाइज. तो मार्जिनलाइज में भी हम देखते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस काफी ज्यादा होता है, ठीक है. तो उसके ऊपर खासा ध्यान दिया गया है इसमें, या एक लिंकेज ऐसा बिठाया गया है. So social impact of disaster are shown by the report. पहला, displacement and migration due to flood cyclone in the West Bengal, Odisha, making more vulnerable to trafficking. ठीक है. Monitoring during the COVID-19 pandemic highlighted the shadow pandemic issue of systematic gender-based violence, violence against women, and increase
and increases in the aftermath of disaster and the extreme end of scale. Next, disaster risk reduction aims to reduce the damage caused by natural hazard like earthquake, flood, drought, cyclone, etc. through an ethic of prevention. ठीक है, कि आप पहले से एक प्रिवेंटिव मिटिगेशन स्टेप या प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकते हो. ठीक है. Next stages of disaster management cycles include prevention, mitigation, preparedness, response and recovery. ठीक है. So ये प्रोग्राम आपको पता होना चाहिए. डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन में आप डायरेक्टली ये जो वर्ड्स है या ये पूरा लाइन है ये कोट कर सकते हो. ठीक है, कि डिजास्टर साइकिल मैनेजमेंट को आप कैसे एनविजन करते हो. तो पहला प्रिवेंशन, दूसरा मिटिगेशन, फिर प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड लास्ट में रिकवरी. तो दिस इज द 5-step approach towards disaster management. Next, initiative taken to reduce disaster impact. तो हम लोगों ने NDMA बनाया है. तो बता सकते हो NDMA कौन से एक्ट के अंदर बना है? ये वाला मैनेजमेंट एक्ट 2005. करेक्ट. सो उसके अंदर एक फोर्स भी बनी थी, उसका भी कोई नाम बता सकता है क्या? NDRF. करेक्ट, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स. ठीक है, तो वो बना था उसी एक्ट के अंदर, पता होना चाहिए. द वर्ल्ड बैंक एडेड तमिलनाडु एंड पुडुचेरी कोस्टल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम. नेक्स्ट, इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू सेंडाई फ्रेमवर्क. ठीक है, तो ये याद रखना, सेंडाई फ्रेमवर्क इज रिलेटेड टू क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. इसी के कोरस्पॉन्डिंग इंडिया ने भी अपना एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था कॉल्ड CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिस्क. ठीक है, सो ये था CDI था ना, क्लाइमेट डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये था. ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं चमोली डिजास्टर. सो इफ यू रिमेम्बर 2021 के अंदर एक ये बहुत मेजर डिजास्टर हुआ था उत्तराखंड के अंदर. So probably scientists have figured out the reason for it. So scientists have found that the region was seismically active before the disaster hit, and they found the signal of rock ice detachment preceded by a formation of new structure via self-assembly or self-organization. So earlier ऐसा माना जा रहा था कि glacial lake outburst flood caused the event. So अभी ये बोल रहे हैं कि ये seismic activity थी जिसकी वजह से ये एकदम से हम लोगों ने देखा था कि फ्लैश फ्लड आया था. एंड वो जो एरिया था वहां पे आई थिंक छोटे छोटे रिवर थी वो बह गई थी. ठीक है, तो उनके ऊपर जो डैम बेस्ड स्ट्रक्चर थे वो भी उसके साथ बह गए थे, फ्लड आ गई थी. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होती है. तो हायर रीचेस के अंदर जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो कुछ लेक्स बन जाते हैं. ठीक है, एंड धीरे धीरे वो लेक्स में पानी एक्यूमुलेट होता रहता है. और एक पॉइंट ऐसा आता है जब जो नेचुरल बाउंड्री होती है उस लेक की, इट कैन नॉट सस्टेन द वेट ऑफ द या प्रेशर ऑफ द वाटर एंड दैट बर्स्ट. ठीक है, और इसकी वजह से अचानक एक फ्लड आ जाती है. एंड जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो ये GLOF के इंसिडेंट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं. ठीक है, तो यही था इसमें. नेक्स्ट चलते हैं. स्टडी पॉइंट्स दैट सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैज स्लोड बाय 35% ग्लोबली. ठीक है, सो डायरेक्टली रिलेशन है ज्योग्राफी में हम जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ते हैं उससे. ठीक है, सो फॉर द स्टडी ऑन सी फ्लोर स्प्रेडिंग रिसर्चर्स स्टडीड मैग्नेटिक रिकॉर्ड्स इन द रॉक्स ऑफ द ओशनिक क्रस्ट of the 18 spreading ridges to calculate how oceanic crusts have been formed over the last 19 years, over last 19 million years. Okay, so sea floor spreading is spreading at the rate of 140 millimeter per year. ठीक है, not all ridges move alike. ठीक है, सब प्लेट्स का अपना अपना मूवमेंट का रेट होता है. कुछ प्लेट है काफी फास्ट मूव करती है, कुछ प्लेट काफी स्लो मूव करती है. ठीक है, सो ridges along the eastern Pacific are 100 millimeter per year slower, lowering the world's average. तो रीजन आइडेंटिफाई क्या किया गया इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? द ग्रोइंग माउंटेन एंड चेंजेस इन द मेंटल कन्वेक्शन विच ट्रांसपोर्ट हीट फ्रॉम द इंटीरियर टू द सरफेस. तो कन्वेक्शन क्या होता है? जब एक पार्टिकल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस ड्यू टू एनर्जी. ठीक है, कि यहाँ पे अगर लेट्स से किसी ने हीट लगा रखी है
तो ये पार्टिकल जो है यहाँ से उठेगा और ऊपर चला जाएगा। तो कन्वेक्शन में ये हो रहा था, हम लोग देख रहे थे, ये सपोज ओशन फ्लोर है, तो कन्वेक्शनल करंट ऐसे फॉर्म हो रहे थे, ठीक है, एक करंट ऐसे जा रहा था, तो यहाँ पे फिर स्प्रेडिंग देखने को मिल रही थी। एंड जहां पे स्प्रेडिंग होती है वहां पे कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है? व्हाट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड एट दैट प्लेस? अगर ओशन स्प्रेड हो रहा है तो व्हाट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड एट दैट प्लेस? मिड ओशनिक रिज। करेक्ट। तो मिड ओशनिक रिज फॉर्म होती है, तो पता होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव लैंड फॉर्म कौन सा है, डिस्ट्रक्टिव लैंड फॉर्म कौन सा होता है। सो ये था इसके अंदर। सो tectonic plates separate, allowing magma to flow from the interior to fill the gap in the ocean. The magma cools and form the oceanic crust. ठीक है, so these occur along the mid-oceanic ridges. तो ये पता होना चाहिए अपने को। Next है geomagnetic storm. So Space Weather Prediction Center, which is under National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), has issued 2 geomagnetic storm watches. तो ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म? व्हेन द कोरोनल मास इजेक्शन, तो सन जो है उससे पार्टिकल्स एक पॉइंट पे इजेक्ट होते हैं एंड विच रीचेस एज फार एज अप टू अर्थ, ठीक है, एंड इन्हीं की वजह से जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आता है। अब इससे होता क्या है? जीएमएस इज अ डिस्टर्बेंस ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक स्फीयर which is area under planet controlled by the magnetic field. So Earth's magnetosphere protects its inhabitant from most of the particle emitted by the sun. ठीक है, सो अर्थ का जो मैग्नेटिक स्फीयर होता है वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अर्थ के मैग्नेटिक स्फीयर के लिए एक वर्ड भी इस्तेमाल होता है, हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, किसी को याद है क्या? एक बेल्ट होती है शायद, किसी को याद है? तो वैन एलन बेल्ट पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या? तो याद रख लेना, वैन एलन बेल्ट होती है अर्थ के अराउंड मैग्नेटिक स्फीयर की वजह से बनती है, जिसकी वजह से जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं घुस पाते, मतलब लार्ज स्केल पे नहीं घुस पाते, जनरली वो टकराकर नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसीलिए अरोरा और अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखने को मिलता है, और अरोरा बोरियालिस जो हमें आर्टिक ओशन की तरफ देखने को मिलता है। तो वहां पे ही हमें क्यों वो लाइट्स देखने को मिलती है? तो उसका कारण यही है कि जो वैन एलन बेल्ट है वो जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल पे चला जाता है। जैसे सपोज ये अर्थ है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा है कुछ है, ठीक है, सो सपोज सन की तरफ से कोई चार्ज पार्टिकल अर्थ की तरफ आता है, लेट्स से ये सन है, चार्ज पार्टिकल अर्थ की तरफ आया तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे आके दिखेगा हमें, इसीलिए ऑरोरा वाला जो फिनोमेना है वो नॉर्थ और साउथ पोल पे दिखता है, ठीक है, और इसी को वैन एलन बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। सो इतना ही था इसमें। ऑलराइट, सो GMs आर कैटेगराइज्ड बिटवीन GM1 एंड GM5, तो ये इनकी ग्रेडिंग होती है, इतना स्पेसिफिक में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके इम्पैक्ट क्या होता है? आई थिंक अभी प्रीलिम्स के अंदर 2022 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कोरोनल मास इजेक्शन से या सोलर स्टॉर्म से या सोलर फ्लेयर से क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपने ये चीज पढ़ी होती तो यू कुड हैव आंसर्ड दैट थिंग। सो फर्स्ट, डिस्टर्ब हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो ब्रॉडकास्ट, damage GPS and other devices. Next, damage satellite electronics, expose astronaut or high altitude pilot to increased level of radiation. Voltage surge due to altered magnetic field could affect power supply of on the Earth. So CME, coronal mass ejection, is a large expulsion of plasma and magnetic field from sun's corona and upper atmosphere. So plasma is highly ionized gas present on the sun, while corona is the outermost part of the sun's atmosphere, ठीक है। सो ये था कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में, डायरेक्टली यूपीएससी ने 2022 के अंदर पूछा है इसके ऊपर, ठीक है। आई थिंक उन्होंने सुनामी वगैरह ऑप्शंस में दे रखे थे, तो वहां से आप एलिमिनेट करके पहुंच सकते थे इस चीज के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं, बर्नार्डिनेली-बernstein comet. So NASA has confirmed the Bernardinelli-Bernstein comet is indeed the largest icy comet nucleus ever seen by an astronomer. Comets are large objects with dust and ice, ठीक है। So comet और asteroid को separate क्या करता है? How do you know कि one is comet and one is asteroid? तो
तो कॉमेट में एक डिस्टिंक्ट फीचर होता है कि उसमें एक डिस्टिंक्ट टेल और हेड होता है, ठीक है। सपोज ये कॉमेट है तो उसके पीछे एक आपको टेल दिखाई देगी, टेल एकदम लाइट हल्का ब्लूइश कलर होता है, और वो ब्लूइश कलर क्यों होता है, क्योंकि इस पे जो वाटर वेपर्स होते हैं वो इमिट होते रहते हैं, और वो एक लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से अगर आप कभी कॉमेट देखोगे तो यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ये है इसके बारे में, बाकी स्पेसिफिक्स में जाने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। इंटरनेशनल प्लैनेट बेस्ड फूड वर्किंग प्रोग्राम ग्रुप, ठीक है। So it's a new global body formed to support plant-based food sector. So it has been formed by association from 7 regional countries, including India. So about plant-based food, so food made from plants that contain no animal-derived ingredient. ठीक है. So this includes fruit, vegetable, grain, pulses, legume, nuts, and meat-based substitute. ठीक है. तो ये था। जनरली हम लोग ना कई बार ये टर्म है वीगनिज्म और वेजिटेरियनिज्म, इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, जबकि ये टर्म डिस्टिंक्ट है। तो कोई डिफरेंस बता सकता है वीगनिज्म में और वेजिटेरियनिज्म में डिफरेंस क्या होता है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार गलती हो जाती है हम लोगों से। Veganism is not वेगन में नो एनिमल प्रोडक्ट्स, कर्ड, बीट, कर्ड और मिल्क, पूरा का पूरा वेजिस। वेजिटेबल में मिल्क भी आता है, सॉरी वेजिटेरियन में मतलब। करेक्ट। तो वीगनिज्म मतलब स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, कि बिल्कुल कोई भी प्लांट सॉरी कोई भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट नहीं यूज करना, चाहे वो मिल्क हो, कर्ड हो, योगर्ट हो, कुछ भी हो, वो नहीं यूज करना है। वेजिटेरियनिज्म में हम थोड़ा सा ज्यादा, मतलब हम जानवरों को एक्टिवली नहीं मारते, लेकिन हम उनसे बेस्ड प्रोडक्ट जो है, जैसे कि मिल्क हो गया, घी हो गया, वो सब यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा ये डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। सो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, सोशल इश्यूज पे, ठीक है। सो सोशल इश्यूज, आई थिंक रेमन सर आप शुरू करोगे। हाँ सर, ठीक है। तो पहला आर्टिकल है यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी पे। तो गवर्नमेंट ने अभी यूपीएस स्कीम लॉन्च नहीं करी है, बट रादर एक ड्राफ्ट सॉर्ट ऑफ प्रिपेयर करा है फॉर गिग वर्कर्स एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड, citing concerns on sustainability of the employees pension scheme 1995. So यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, ये सिंपली एक सोशल सिक्योरिटी का सिग्निफिकेंस क्या है? पहला, हेल्प वर्कर्स टू टाइड ओवर पीरियड्स of unemployment, sickness, accident, etc., and have an assured monthly income in old age. In short, unemployment तो various type के रहते हैं, except for the frictional unemployment, जो other type के faces रहते हैं, उससे combat करने में social security एक important part होता है। frictional unemployment वैसे होता क्या है? When you have ना, ये आप जब जॉब में होते हो और दूसरी जॉब चाहिए होती है। Correct. तो frictional unemployment हमेशा रहेगा. So even if the employment is at 100% rate, frictional unemployment still exists है ना, तो उसकी स्पेशलिटी रहती है। तो उस पर्टिकुलर चीज को छोड़ के there are types of unemployment, there are types of phases of it, तो social security helps to combat and manage it. Second, better social cohesion because of higher social economic justice, social fabric strong होता है. Moreover, higher economic growth through demand stability at the national level. Then ensure material and emotional security, especially to low skill level workforce. Promote gender efficiency and higher productivity, and build positive attitude towards structural and technological changes, encouraging innovation. तो सीधे सीधे कुछ तो SDGs हो गए, except that ये था significance एक social security scheme का. Now, term होती क्या है? So the measures of protection afforded to employees and other workers to ensure access to healthcare and to provide income security, particularly in old age, unemployment, sickness, work injury, etc., as per Code on Social Security 2020. According to ILO, it is a human right which responds to the universal need for protection against certain life risks and social needs. It guarantees income security and health protection to people, helping in prevention and reduction of poverty and inequality, and promotion of social inclusion and human dignity. In short, SDG 10 को combat करने में मदद करता है. हम देख ही रहे हैं significant functions क्या है.
इंडिया में क्या है, सो इंडिया में लीगल स्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट स्टिल, बट थ्रू डीपीएसपी इट इज bestowed upon citizens of India. और कौन कौन से डीपीएसपी यहाँ पे हेल्प करते थे? 41, 42 and 47. Since the subject of labor falls under the concurrent list, the extension of social security and social assistance benefits to citizens is from the center as well as from the state governments. Okay. Extent kya hai? So as per economic survey 21-22, around 90% of the additional workers who joined in 2019-20 were in the informal nature of employment. Over 98% were in the unorganized sector. Majority of these people lie outside the net of social security. So remember, यहाँ पे दो key figures उसने देखे रखे हैं. पहला उसने बोला कि not only we have more than 90% of workers added in informal nature, also over 90% of those workers were in the unorganized sector, putting them out of the net of social security. So जो informality है, this further exacerbate inequalities and lack of social security due to high self-employment, impact of pandemic, and rise of new forms of workers such as gig workers, platform workers, etc. इस पे बाद में आते हैं, जो ने 4 डिवीजन करके रखा है, पहले नीचे देखो. तो recent government initiatives क्या है? So पहला Code on Social Security 2020 to consolidate 9 central labor legislations on social security to extend social security to all employees and workers. The subsumed laws include ये prelims point of view से थोड़ा सा important है, याद रखना. पहला है Employees Compensation Act 1923, Employees State Insurance Act 1948, Maternity Benefit Act 1961, and the Payment of Gratuity Act 1972. फिर न्यू सोशल प्रोटेक्शन स्कीम, सो प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स. दिस इज अ वॉलंटरी एंड कंट्रीब्यूटिव पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स. इसका कुछ और भी नाम था ना? चलो ठीक है. Furthermore, we have a e-Shram portal to create a national database of unorganized workers, including migrant workers, to facilitate delivery of social security schemes to workers. हाँ सर, अब ऊपर चलते हैं. सबसे पहले 4 डिवीजन देख रहे थे. तो 4 डिवीजन क्या कर रहे हैं उन्होंने इनिशिएटिव्स को? पहला है सेंट्रली फंडेड सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम. सेकंड है सोशल इंश्योरेंस स्कीम, सो इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सोशल ओरिएंटेड इंश्योरेंस स्कीम्स such as PM Jeevan Jyoti Bima Yojana, PM Suraksha Bima Yojana, life cover under PM Jan Dhan Yojana. In short, this schemes ये वाली जो है ज्यादातर डी फैक्ट आपको मिल जाती है जैसे आप एक जनधन अकाउंट खोलते हो. Then we have a social assistant through welfare funds. So BD workers, limestone and Delamite mine workers, अलग अलग एक्ट्स के थ्रू इनके लिए वेलफेयर फंड्स established है. Then we have social security fund for unorganized workers or gig workers and platform workers. And then we have public initiatives. So Seva Foundation 1970 wala. And then we have a Matadi Workers Boards in Maharashtra. Okay. अब एक जो important है वो ये है कि there have been a new form of jobs which are gig workers, platform workers and home based workers. So gig workers क्या है? इनका ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं रहता. rather एम्प्लॉयर एक जॉब क्रिएट करता है ऑफ अ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन एंड द गिग वर्कर्स बेट ऑन इट एंड फर्दरमोर वो कंप्लीट करके उसको सबमिट कर देते हैं, राइट. सो इट इज अ काइंड ऑफ B2C or rather C2C sort of relation. Then we have platform workers. So person who access organization or individuals through an online platform and provide services or solve specific problems. So जो आपका ये अलग अलग एड्स आप देखते हो वो प्लेटफॉर्म वर्कर्स को लेके रहता है. Then we have home based workers, so person engaged in the production of goods or services for an employer in his home or other premises of his choice other than the employer workplace. तो ये थे 3 टाइप ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ जॉब्स जो कि पोस्ट 2014 हमने देखे क्रिएट होते हुए. एंड दिस ब्रिंग्स अस टू चैलेंजेस इन यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी. सो पहला है हाई मैग्नीट्यूड ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स.
Second, ignorance, illiteracy, and lack of unionization of workers leading to poor awareness. Then resource constraint of the state with competitive demand of other sectors and crippled state finances due to COVID-19. Gaps in laws with relatively weak administrative structure. So उसके कारण क्या क्या impact पड़ रहा है? पहले है lack of minimum national benefit policy, there are lack of accountability, and then there are overlapping definitions such as a worker who is working for Uber or an app-based taxi aggregator is a gig worker, is also a platform worker, is also unorganized worker at the same time. Then we have almost stagnation of formal employment, fragmented administration systems. This is important. Why? Due to the involvement of multiple ministries and departments at union and state level with different initiatives. So competition तो हो जाए पर collaboration और cooperation नहीं हो पा रहा है. Then we have other issues such as exclusion errors, lack of transferability, portability of benefits, gender inequality, technological disabilities, etc. So a tribe, Katupaniya tribe of Kerala, got an Aadhaar card and free ration only post COVID-19. Now, ILO के according क्या है? That the recognition of universal social protection as human right is the cornerstone of human-centric approach to achieve social justice. किस लेवल पे कैसे enforce हो सकता है? Legal level पे there should be a recognition of social security as fundamental right. So to furthermore frame rights for the workers. Then we have policy level. So decisive policy actions to reinforce and extend social protection mechanism and adequate benefits. Then governance level पे enhance transparency and accountability for efficient supervision and effectiveness. Then economic level पे ensure high and sustainable investment in social security measures to offer a comprehensive range of benefits for all sections. Now addressing the issue of poverty through full and productive employment, information, education, awareness campaigns, and transferability, portability of benefits, and lastly, addressing issues of exclusion and gender equality, etc., through effective use of Aadhaar, e-Shram portal, digital connectivity, etc. ठीक है, तो इसमें तो इतना ही था, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्टिकल था. किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. तो अगला है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम. क्या है? So government is planning to revamp the CRS through an IT-enabled system to ensure the registration of birth and death in real time with minimum human interface. So ज्ञात है सभी के आसपास कोई ना कोई तो रहता ही होगा जिसकी या तो बर्थ डेट गलत है या जिसके मतलब अब ये तो थोड़ा सा अनएथिकल हो गया. अनएथिकल क्या इविल ही हो गया कि जिसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है बट दे आर creating a death certificate way after when they have died so as to extend the pension duration that they are getting because of their parents, right? तो इस तरह की ये जो systems है, अब इसको tackle करने के लिए government is trying to bring a digital or IT enabled system maintaining both registration of birth and death in real time with minimum human interface. Now the changes would be in terms of automating the process delivery points. तो ना ही अकेला ये टाइम बाउंड होगा, यूनिफॉर्म होगा, फ्री फ्रॉम डिस्क्रिप्शन. तो यहाँ पे पहली बात तो डिक्लेयर आइडेंटिफाई करेंगे कि हु कैन हेल्प इन द प्रोसेस एंड किस किस पॉइंट पे कैसे कैसे उसको चेक एंड बैलेंसेस के थ्रू इंक्लूड करना है. देन रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जैक्ट कैलकुलेशन और सिंपली सेंसस has also proposed to maintain the database of registered birth and deaths at the national level. According to proposed amendments, it would be using the existing databases of population register, electoral register, Aadhaar, ration card, etc., passport and driving licenses databases, so as to put up a comprehensive database about birth and death. Now, civil registration, CRS होता क्या है? So it is a unified process of continuous, permanent, and compulsory and universal recording of the vital events, which includes births, deaths, stillbirths, and characteristics thereof. The history of CRS in India dates back to the middle of the 19th century. In 1886, a Central Registration Act was promulgated to provide for voluntary registration. Post independence, वही RBD Act जो था उसको enact करा गया 1969 में to promote uniformity and comparability in registration. After that
act was enacted, registration of births, deaths and stillbirths become mandatory in India. तो stillbirths क्या होते हैं? Death of child, I guess. हाँ. So right, death child at the birth होता है उसको stillbirth बोलते हैं. So even that is important तो मॉनिटर हो पाए कब कब क्या हो रहा है, राइट. और इस कारण से जब वो मॉनिटर नहीं होता है, we see the high increase rate of क्या बोलते हैं गर्ल चाइल्ड या फीटस जो है उनकी किलिंग, राइट. Now RGI at the central government level coordinates and unifies the activities of registration throughout the country. जो पर implementation है by the statute is vested with the state governments. So RGI has to prepare the database, the rights or the however या जो authority है by act is vested with the state governments. The act mandates the use of uniform birth and death reporting forms and certificates throughout the country, and then a scheme of medical certification of cause of death under the RBD Act provides for cause of death, a prerequisite to monitoring health trends of the population. Importance क्या है? So पहला है right to recognition. So it supports an individual's right to recognition as a person before the law and acknowledge their formal relationship with the state. अगर नहीं होगा, it will be a scandal of invisibility. Second है legal status. So it's act at the basis for identity documents such as passport or ID or Aadhaar. Individuals are able to have their existing identity and vital events legally recognized and obtain proof of legal and civil status. Then we are planning and monitoring of welfare schemes. So combined way में देखें तो demographic dividend में हम देखते रहते हैं चीजों को. क्या है वो? So demographic purposes के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि population को में क्या क्या qualitative divisions है और उसकी प्लानिंग और मॉनिटरिंग के थ्रू ही हम करेक्ट या फिर एक एफिशिएंट वेलफेयर स्कीम लॉन्च कर सकते हैं. तो ये दोनों चीजें हैंड इन हैंड चलती है थ्रू सीआरएस. ठीक है, तो नीचे फाइनली ये ह्यूमन राइट है, राइट, टू नॉट ओनली गेट एज आइडेंटिफाइड बट हमने जो एक पास करके रखा है द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड. इट डिपेंड्स ऑन सीआरएस. Absence of CRS makes many of these rights practically illusory. So, अगर child का identification नहीं होगा, right of child किस नाम का, right? So, it has to have a name and nationality. उसके अलावा essential services के लिए उसको हक मिलता है या फिर उसको right मिलता है, access मिलता है. Then political participation sort of जो उसके political और social activities है उसके लिए उसको right मिलता है, access मिलता है. And furthermore, it reduces the risk of statelessness, child marriage and human trafficking. तो destitute हो रहा है या फिर कुछ उसकी conditions बुरी जा रही है, अगर वो CRS में रहेगा, in short, वो कहीं ना कहीं उसके पास right है to go to the government and ask for its rights through DPSPs or other articles. ठीक है, अब UN का क्या रोल है? So there's no single agency within the United Nations responsible for this particular purpose. However, उसका जो स्टैटिक्स डिवीजन है, जिसका चिल्ड्रंस फंड है या यूनिसेफ है, जिसका पॉपुलेशन फंड है यूएनएफपीए एंड द यूएनडीपी है, दे ऑल वर्क विद डेवलपिंग कंट्रीज टू इंप्रूव डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ देयर पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स. WHO and its partner Health Metrics Network focus on improving health information system and ability of countries to track major causes of death. अभी इश्यूज क्या है? सिक्योरिटी कंसर्न्स. तो वी सॉ बाय एक्ट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है to maintain the database, in fact to create and maintain the database, right? But there are lot of reported in issuances of fake birth and death certificates. VK Singh jo the he when he was going to retire there was a incident related to his birth certificate, right? तो इस तरह की जो ये incidents होते हैं. Furthermore, it also includes the misuse of user login ID and password. So जो नर्स या डॉक्टर्स जिनको ये पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन बना के रखा हुआ है, their information gets leaked in the system and then उनके उस लॉगिन सिस्टम को यूज करके अलग अलग टाइप के आईडीज बना के यूज करा जाता है, राइट, टू क्रिएट द फेक बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट. Now, delayed and under coverage of registration, so CR system is facing challenges in terms of timeliness,
efficiency and uniformity leading to delayed and under coverage of birth and death in the country. इनफैक्ट जो डेथ के लिए पोर्टल बना के रखा है, डेथ का जो इंटरफेस है अभी भी उसका एक लिंग्विस्टिक पैटर्न पे जाए तो अलग अलग जो अलग अलग लैंग्वेजेस है उसमें अच्छे से उसको इंटीग्रेट करके नहीं रखा है. बर्थ के लिए है पर डेथ के लिए उतने सही से नहीं. सो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स है. पहला है यूनिफॉर्म सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन. ये अकेला ना ही प्रोसेस को ऑनलाइन भी कर रहा है. अगेन नॉट ओनली ऑनलाइन कर रहा है, देयर इज ऑफलाइन कंपोनेंट टू, बट इट्स ट्राइंग टू customize it in more languages, around 13 Indian languages. Then database of institutions. So it is indicating किस institution के पास right है to carry out the events of birth and death. इन institutions के पास क्योंकि right है तो इनके address, telephone numbers और contact details available होना चाहिए public के पास, so that public can go to these centers and carry out the events, right? और इन इवेंट्स के साथ ही फिर वो अलग अलग स्कीम्स भी आ जाती है, जैसे मातृ वंदना योजना हो गई, राइट? तो वो आपको ऐसे नहीं मिलेगी. बोलते हैं ना उसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी. सो उस इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? थ्रू दिस डेटाबेस. Then application to monitor institutional events. So an SMS-based application called Event Monitoring System for registration has been developed. It's current under pilot testing. अच्छा, ठीक है. Then we have capacity building of registrars. A standard training manual has been developed for training the registration functions in 13 languages. Then data digitization, advocacy and publicity, an intensive multimodal publicity and awareness campaigns of birth and death registration is already underway. And demand generation. So creating a policy environment for demand generation for birth and death registration is one of the basic needs identified by a national task force set up for the strengthening the CRS. गवर्नमेंट का ये सारे इनिशिएटिव्स क्यों है? टू ऑटोमेट द प्रोसेस in right direction to enhance effectiveness and efficiency of CRS in conjunction with Personal Data Protection Bill 2019 that intends to protect the privacy rights of individuals and as well as to envision the vision of a secure, updated and highly functional repository of citizens data, right? उसके अलावा आप इसमें उन कंपोनेंट्स को भी ऐड करते हो जो वेलफेयर स्टेट की डेफिनेशन को प्रूव कर रहे हैं, राइट? तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हो गई, जो कवरेज हो गया, साथ ही साथ ये जो डेटा बन रहा है इसके बेसिस पे एक प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग हो गई. इन सबको जब आप पैरेलली या कंजुगेशन में चलाओगे, इनको कोलैबोरेट करोगे, तो फाइनली गवर्नमेंट वुड बी एबल टू विजुअलाइज और ऑब्टेन द वेलफेयर स्टेट दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज एम्बार्क्ड through its DPSPs upon us, right? ठीक है. इसमें किसी को कुछ ऐड करना है? दोनों स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्टिकल्स थे वैसे तो. ठीक है. तो आज के लिए आई गेस इतना ही था. यहीं पे स्टॉप करते हैं.